आज का टॉपिक आपका वर्षा है, रेन, जो आपके जहाँ से आपके लगातार एक क्वेश्चन बनता रहता है पेपर में, जो पूछा जाता रहता है। वर्षा के प्रकार पूछ लेते हैं, वर्षा कितनी प्रकार की है, ये सारी चीज़ें। तो आज के क्लास में हम देखेंगे वर्षा को समझें, कितने प्रकार की आपके रेन, आपकी जो बारिश होती है वो होती है। तो उम्मीद करता हूँ जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो आपके समझ में आ रहा होगा। और इसके सारे ही नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल है GS बाई पारस संत के नाम से, वहाँ आपको मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वीडियो को ना ज़्यादा ज़्यादा शेयर किया कीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, और वीडियो को पूरी देखा कीजिए। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला है आपका वर्षा। तो देखो हमने ना आपका जो एक टॉपिक पढ़ा था वाष्पीकरण संघनन, वहीं से जहाँ पे हमने बादल बनना सीखा था। जब आपके बादल बनना हमने सीखा कि बादल कैसे बनते हैं, जब संघनन की क्रिया धरातल से अत्यधिक ऊंचाई पर होती है। संघनन की क्रिया धरातल से, जो धरातल अत्यधिक ऊंचाई पर होती है, तो क्या बन जाते हैं आपके बादल बन जाते हैं। लेकिन उन बादलों में क्या है, आपके नमी है। उन बादलों में नमी है क्योंकि आपके वही संघनन मतलब वाष्पीकरण हुआ था, पानी उड़ा था, मतलब जो जल है वो ऊपर की ओर गया है, वो क्या हुआ, संघनन हुआ, बादल बन गया। संघनन हुआ, बादल बन गया। ठीक है, वाष्पीकरण हुआ था आपका और संघनन हुआ रहा है। संघनन होने के बाद उसमें क्या हो जा रहा है, आपके बादल बन जा रहे हैं। जब संघनन की क्रिया धरातल से अत्यधिक ऊंचाई पर हो जाए तो बादल बन जाते हैं। ठीक है, अब हमें वर्षा बननी है क्योंकि इन सब में क्या है, नमी है, पानी है इन सब में। अब वो क्यों है, ये तो मैंने आपको उस दिन की क्लास में बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपका जो वायुमंडल है, आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उन सब में ना आपके नमी है। ठीक है, वो आप ऐसे समझ सकते हो, एक फ्रिज से ठंडी बोतल निकालो जो ठंडी हो, उसे बाहर पानी में रखो, थोड़ी मतलब हवा में रखो थोड़ी देर के लिए, आप देखोगे उसके चारों ओर क्या है, पानी की बूंदें आ जाएंगी हल्की हल्की। और बोतल से तो बाहर पानी नहीं आया, लेकिन उसने क्या करा, जो आसपास का इन्वायरमेंट था उससे नमी को अपनी ओर खींच लिया। ठीक है, तो ये क्या है, आपके इन्वायरमेंट में नमी है। और इन्वायरमेंट नमी कहाँ से आ रही है, ये आपको मैंने आपसे पहले की जो क्लास हो रखी है 2-3 क्लास, उसमें आप देख लेना, मैंने बहुत अच्छे से आपको बता चुका हूँ। वाष्पीकरण, आपके ओस, कोहरा, कुहासा, बादल, संघनन, ये सारे टॉपिक उसमें बहुत अच्छे से हुए हैं। ठीक है, तो जब संघनन के फलस्वरूप बादल को, जब संघनन होता है उसके फलस्वरूप जो बादल का है, जो बादल है उसका जल है, जो बादल है इसमें जो जल है, जो संघनन के फलस्वरूप जो बादल है, जो बादल जल का रूप लेते हैं, उसके बाद क्या है, जब जल का रूप ले लेते हैं तो वर्षा होती है। ये क्या है आपके, देखो ये सूरज है, सूरज से क्या हुआ, यहाँ से सीधे किरणें आ रही है जल पर, जो समुद्र है, जल है, उससे पानी ऊपर होकर जा रहा है, तो संघनन की क्रिया अत्यधिक ऊंचाई पर हो जा रही है, तो बादल बन जा रहे हैं। ठीक है, बादल बन गए। एक तो जल यहाँ से संघनन हुआ है, दूसरा क्या, धरातल पे भी संघनन होता है। हमारे जो एरिया है जहाँ पे आप रह रहे हो लैंड पे, तो वहाँ भी क्या संघनन हो रहा है, वहाँ संघनन कैसे हो, मतलब वहाँ पे वाष्पीकरण कैसे हो रहा है, यहाँ वाष्पीकरण पेड़ पौधों के माध्यम से हो रहा है, जिसे उत्सर्जन कहते हैं, उत्सर्जन। ठीक है, तो यहाँ से भी पानी आपको उड़ के जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, अब इन सब में क्या नमी है। अगर टेम्परेचर एक जैसा है तो पानी नीचे नहीं आएगा। जैसे ही टेम्परेचर ठंडा गर्म हुआ, परिवर्तन हुआ टेम्परेचर में, तो क्या हो जाएगा, संघनन की क्रिया होनी शुरू हो जाएगी, और वो क्या हो जाएगा, बारिश होनी शुरू हो जाएगी, वर्षण, जो आपके वर्षण कहते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन कहते हैं आपका, प्रेसिपिटेशन। ठीक है, वर्षा जो होती है आपकी प्रेसिपिटेशन वर्षण के रूप में होती है। पूछा जाता है जो वर्षा होती है किस रूप में होती है, प्रेसिपिटेशन के रूप में होती है आपकी। ठीक है, आगे देखें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है वर्षा के वर्षा कितने प्रकार की होती है। वर्षा आपकी 4 प्रकार की होती है। जो बारिश होती है उनमें आपके 4 प्रकार हैं। देखो पूछा जाता है यार, इसलिए पढ़ा रहे हैं, हम भी ऐसे नहीं पढ़ा रहे कि नहीं पूछा जाए और पढ़ाया जा रहे हैं, पढ़ाया इसलिए जा रहा है कि पूछा जाता है। तो वर्षा के 4 प्रकार होते हैं, उसमें सबसे पहला आता है संवहनीय वर्षा। ठीक है, यह विषुवत रेखा के आसपास होती है। संवहनीय वर्षा जो है आपके जो विषुवत रेखा के आसपास हो रही होगी। पहले ध्यान रखो, आपकी जो पृथ्वी है, ये मैंने आपको समझाया इसलिए, पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है विषुवत रेखा, जिसे इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं आपके। पहले ध्यान रखो कितनी डिग्री पर है, 0 डिग्री पर है। आपके उत्तर की ओर कौन सी रेखा है, दूसरी जो 23.5 कर्क रेखा, और दक्षिण की ओर दूसरी मकर रेखा। ठीक है, सूरज आपका यहाँ पर है, सूरज की किरणें डायरेक्ट आ रही हैं, तो ये बताओ, ये आपके समझ में आ रहा है, सूरज है, इसकी किरणें आ रही हैं, तो सर्वाधिक किरणें किस रेखा पर आ रही हैं, सर्वाधिक टेम्परेचर कहाँ हो रहा है, कर्क रेखा पर तो तिरछी जा रही है, मकर रेखा पर भी तिरछी जा रही है, विषुवत रेखा पे सीधी आ रही है, तो सर्वाधिक गर्मी कहाँ, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा पढ़ने वाले जितने भी देश हैं उन सब पर सर्वाधिक गर्मी होती है। उस आपके अब एक चीज ध्यान, विषुवत रेखा के जो आसपास का एरिया है, विषुवत रेखा पे 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक वर्षा बहुत कम दिखेगी, क्योंकि वहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत है, लेकिन यहाँ पे साइक्लोन बहुत आते हैं, तूफान बहुत आते हैं, चक्रवात बहुत आते हैं। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर में अंतर आता है। ठीक है, जो आपसे पहले क्लास में करा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो आगे संवहनीय वर्षा ये विषुवत रेखा के आसपास होती है, क्योंकि वहाँ गर्मी अधिक होती है। समझ में आया, गर्मी अधिक क्यों है, कि सूरज की सीधी किरणें पड़ रही हैं। पूछा था अब जो संवहनीय वर्षा है क्या डेली होती है, हाँ जी प्रतिदिन होती है, 2 से 4 बजे तक वर्षा होती है। लेकिन ये वर्षा ऐसे नहीं मूसलाधार हो रही है, बस धीमी 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 आपकी हो रही है। 2 से 4 बजे के आसपास हमेशा विषुवत रेखा के आसपास एक मतलब एग्जिट विषुवत रेखा पे नहीं हो रही है कि हाँ 0 डिग्री पर हो रही है, उसके आसपास वाले इलाकों में। ठीक है, 5 डिग्री 10 डिग्री तक। ठीक
ठीक है, 5 डिग्री के आसपास, दक्षिण उत्तर दोनों तरफ, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी ये फुहारों के समान होती है, मूसलाधार नहीं होती। समझ में आएगा कहाँ से आपकी बारिश होती है, विश्व रेखा के आसपास जो बारिश होती है संवहनी वर्षा होती है। भारत में नहीं दिखा करती संवहनी वर्षा, क्योंकि भारत आपका विश्व रेखा पे नहीं है, आपका कर्क रेखा पे जाता है, वो भी दक्षिण भाग जो है विश्व रेखा का, ठीक है। आगे आपका अगला है आपके चक्रवाती वर्षा, जिसे आपका साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। देखो इधर समझो, ये क्या है आपका, एक ये क्या स्थल है जहाँ पर रह रहे हो, ये क्या है आपका एक जल का एरिया, समुद्र है। अब यहाँ पे ये तट है, ये क्या है, तट है, ये समुद्र है और स्थल है। जो समुद्र और स्थल मिल रहे होते हैं यहाँ पे, वो क्या होता है, तट होते हैं। अब जो तट वाला जो एरिया है, यहाँ पे क्या होगा आपके, यहाँ सूरज की किरणें आई, वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण होने के बाद आपका संग्रहण हुआ, बादल बन गए। अब ये बादल इधर से उड़ के इस तरफ चले, यहाँ का टेम्परेचर अधिक है क्योंकि पानी ज़्यादा गर्म हो रखा है। लैंड का टेम्परेचर देखो तो यहाँ का जो टेम्परेचर वो कम है, यहाँ का टेम्परेचर कम है। तो यहाँ पे क्या है, अब जैसे ही ये इस तरफ आएंगे तो आपस में टेम्परेचर बदलेगा, ये ठंडा गर्म होगा, ठीक है, टेम्परेचर बदलेगा। उसके बाद क्या, सीधे जैसे ही ठंडा होगा, संग्रहण की क्रिया से ठंडे, मतलब जैसे ही बादल ठंडे नमी होना, मतलब ठंडा होना शुरू होंगे तो वर्षा हो जाएगी तुरंत। एक टेम्परेचर में रहे कोई फर्क नहीं, जैसे फ्रिज की में से निकाली हुई बोतल है, जब तक वो बोतल फ्रिज में रखी थी वो एक टेम्परेचर में स्थिर रखी थी, अब उस पर कोई बाहर से पानी की बूंद नहीं जमी। लेकिन जैसे ही आपने वो बोतल बाहर ला के रखी, टेम्परेचर बदल गया उसका, और जैसे ही उसका टेम्परेचर बदला तो क्या है, उसके ऊपर पानी की बूंदें आ गई। क्यों, उसने आसपास से नमी को अवशोषित कर लिया। इसी तरह क्या है, जब ये बादल ऐसे ये जो बादल हैं चल के इस तरफ आए तो टेम्परेचर बदल गया, तुरंत ही क्या हुआ, बारिश होने शुरू हो गई। इससे क्या होता है, आपके चक्रवाती बन जाते हैं, चक्रवाती वर्षा जो कहते हैं। इससे चक्रवात ये वर्षा क्या है, चक्रवात भी उत्पन्न करती है, ठीक है, क्योंकि ठंडी गर्म हवाएं होती हैं, वो जब आपस में टकराती हैं तो चक्रवात बन जाते हैं, ठीक है। ये समुद्र के किनारे होती है अधिकतर, समुद्र, इसलिए मैंने आपको बता दिया। केवल अगर आपसे पूछा जाए चक्रवाती वर्षा अधिकांश किन क्षेत्रों में होती है, तो आपसे क्या है, स्थलीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, समुद्र के तटों के आसपास, या समुद्र किनारे, या उपरोक्त तीनों में। तो आपके समुद्र किनारे होती है चक्रवाती वर्षा। ये समुद्र किनारे होती है क्योंकि समुद्र का जल भाप बनकर बादल बना लेता है। पूछा जाता है निम्नलिखित किस वर्षा से चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो सिंपल सी बात है, नाम है चक्रवात, तो चक्रवात तो उत्पन्न करेगी चक्रवाती वर्षा, ठीक है। अगला आता है पर्वतीय वर्षा, जिसे आपके ओरोग्राफिक रेनफॉल बोलते हैं। ये वर्षा पर्वतों से टकराकर होती है। देखो एक चीज़ ध्यान, मोस्टली जो वर्षा होती है वो आपके पर्वतों से टकराकर होती है। विश्व में अधिकांश जो वर्षा हो रही है वो पर्वतों से टकराकर हो रही है। हमारे क्षेत्र में जो वर्षा हो रही है पर्वतों से टकराकर हो रही है, ठीक है। अधिकांश यही वर्षा आपके पूरे विश्व में देखने को मिलती है। ये क्या होता है, जैसे हवा चल के आ रही है, हवा में क्या नमी है, पर्वतों से टकराने के बाद क्या हुआ, बारिश हो गई, ठीक है। पर्वतों से टकरा के जिन एरिया में ना, अरावली का क्षेत्र है, अरावली के में ना जो अरावली वाली रेंज आ रही है, वहाँ बारिश कम होती है, क्योंकि उसके ना जो एक टाइम पे क्या अरावली वाले क्षेत्र में बड़ी बारिश हुआ करती थी, क्योंकि अरावली है ना, अरावली जो पर्वत श्रेणी है आज की नहीं है, ठीक है। ये आपसे आज से 3 अरब वर्ष पुरानी है, 3 अरब प्री कैम्ब्रियन युग के आसपास की है, प्री कैम्ब्रियन युग। अब आपको प्री कैम्ब्रियन युग क्या है तो टेंशन ना लो, या तो मैंने आपसे पहले करा चुका हूँ, नहीं कराया तो मैं क्लास में करा दूंगा प्री कैम्ब्रियन युग, ठीक है। तो उस टाइम की आपकी अरावली है 3 अरब वर्ष। तो क्या है, हवा से टकरा के ये पहले हवा चल के आती टकराती, उसमें जो नमी होती फिर नीचे की बारिश कर देती। अब क्या हो रहा है कि वो जब यहाँ टकराया करती वो ऊपर की ओर घिस चुकी है, अब हवा सीधी आती है निकल जाती है। तो हमारे जो एरिया है इसमें आपकी अधिकांश बारिश किससे हो रही है, तो इससे पर्वतों से टकरा कर होती है, ठीक है। और देखो एक तरफ क्या पर्वत के बारिश हो रही होती है, ये देखो जब हवा चल के आ रही है, ठीक है, एक तरफ क्या बारिश हो रही है और एक तरफ पर्वत के बारिश नहीं हो रही होती है। तो जिस ओर बारिश नहीं होती है उसे वृष्टि छाया बनाती है, उस ओर ये वृष्टि छाया बनाती है, जिसे पवनामुखी भी कहते हैं। तो लिखा भी है यह वर्षा पर्वतों से टकराकर होती है, पर्वत के दूसरी ओर वर्षा नहीं हो रही होती है, इससे पर्वत के दूसरी ओर वर्षा नहीं हो रही है, इससे वृष्टि छाया कहते हैं। विश्व के अधिकांश क्षेत्र पर आपके पर्वतीय वर्षा हो रही होती है। पूछा जाएगा विश्व के अधिकांश क्षेत्र पर निम्नलिखित में कौन सी वर्षा पाई जाती है, वर्षा होती है, संवहनीय वर्षा, चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, कृत्रिम वर्षा। पर्वतीय वर्षा हो रही है, नॉर्मल सा है। नेक्स्ट आपका कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेनफॉल। आर्टिफिशियल, देखो ये तीनों जो है ना ये आपके प्रकृति के द्वारा होती हैं, ये तीनों आपकी संवहनीय, चक्रवाती, पर्वतीय, तीनों प्रकृति के द्वारा हो रही है। ये क्या है, कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल। देखो इंसान है ना बड़ा आगे पहुंच चुका है, टेक्नोलॉजी में ना इंसान बहुत आगे, लेकिन टेक्नोलॉजी का अगर आप सही से यूज कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा महंगी नहीं हुआ करती, महंगी होती है लेकिन इतनी महंगी नहीं है कि नहीं कर सकते आप, ठीक है। सरकारें बहाने लगाती रहती हैं कि हाँ पोल्यूशन है, बट ठीक है भाई साहब, अगर आप देश को तरक्की करनी है तो पोल्यूशन तो होगा थोड़ा बहुत, ये तो तय है।
जो लोग विकसित हो चुके हैं, क्या उन्होंने पोल्यूशन नहीं करा था? कभी करा था। और जो देश विकासशील हैं, अब आप एक बहाना कर दो बार बार कि पोल्यूशन हो रहा है, आप विकास मत करो, तो ये तो नहीं हो सकता। उसके लिए उन्होंने साथ के साथ कह रहे हैं ना कि ये चीज़ कर लो भाई, इस तरह से पोल्यूशन थोड़ा कम होगा, लेकिन वो चीज़ यूज नहीं करना चाहती सरकार। ठीक है, तो सरकार को सारी चीज़ सबसे सरकार को है ना, जब किसान कुछ करता है, किसान के द्वारा उत्पन्न हो, किसान जब पराली जलाता है, वो तो दिख जाता है सरकार को कि हाँ ये पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही हैं, क्योंकि उनसे पैसा मिल रहा है ना, उनसे पैसा मिल रहा है, इसलिए उनके लिए कुछ नहीं कह रही। लेकिन पराली जल जाए तो समस्या होती है सरकार को। तो इसलिए ना, अगर इसके लिए सबसे अच्छा है ना आर्टिफिशियल रेनफॉल जो बनाई गई है आपके, तो आपके आकाश में जाए, क्या करते हो आर्टिफिशियल रेनफॉल, एक वायुयान है, उसमें क्या जाता है, सिल्वर आयोडाइड होती है, AgI इसका फॉर्मूला है आपका, वो आकाश में छिड़की जाती है। सिल्वर आयोडाइड का नेचर है कि जैसे वो आकाश में छिड़की जाएगी, आसपास के जितने भी आपके वहाँ पे जल वाष्प के कण हैं, जो नमी है, आप फिर कहोगे आकाश में वायुमंडल, भाई साहब वायुमंडल में ध्यान रखो, वायुमंडल में हमेशा नमी उत्पन्न होती है, जो मैं पहले करा चुका हूँ क्लास में, आज से दो तीन अब से दूसरी या तीसरी पहले क्लास देख लो, उसमें लिखा हुआ है सब सब। तो वायुमंडल में आसपास नमी है, तो उन सब नमी को आसपास एक साथ जोड़ेगी। ठीक, जैसे ही वो नमी सब एक साथ जोड़ी गई, उससे क्या हो रहा है आपके कि बादल का रूप बन जा रहे हैं। तो बादल में क्या नमी है, जब वो एक साथ जुड़ जाए तो बादल बन जाएंगे, और वो जैसे बादल बन जाएंगे तो वो क्या होगा, फिर वो प्रिसिपिटेशन मतलब वर्षण हो जाएगा, मतलब वर्षा होगी। अब वो क्या, जो वायुमंडल में पूरे में धूल है, पोल्यूशन है, उस पर आप उसके ऊपर से कर दो, वो सारा नीचे आ जाएगा ज़मीन पे आने के बाद नाले से बह जाएगा। अब ये टेक्नोलॉजी हाँ थोड़ी महंगी है, लेकिन इतनी भी महंगी नहीं है कि इंसान के जीवन से ऊपर हो जाए। ठीक है, तो सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए इस और भी। आपके वायुयान की सहायता से आकाश में सिल्वर आयोडाइड AgI का छिड़काव किया जाता है। ये आकाश जलवाष्प कणों को आकर्षित करके बादल का रूप ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, आकाश में जलवाष्प के कणों को आकर्षित करके बादल का रूप लेते हैं, जिससे वर्षा हो जाती है। इसे मेघ विजन या क्लाउड सीडिंग भी कहते हैं। ये आपके मोस्टली यूज की जाती है यूएई में। यूएई में क्या होता है आपके हमेशा कि देखो, यूएई क्या है, आसपास उसके रेगिस्तान है। ठीक है, तो आंधी चलती है, आंधी चलने के बाद पूरे में क्या होता है आपके रेत छा जाता है आकाश में। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, देखो वो लोग है ना ज़िंदगी को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, सिल्वर वायुयान से जाके आकाश में सिल्वर आयोडाइड छिड़केंगे, जितना भी रेत है आकाश में वो सब नीचे बारिश के थ्रू। ठीक है, जिस तरह से आपके बारिश कराई जा सकती है, उस तरह से बारिश को हटाया भी जा सकता है। अगर अधिक वर्षा हो रही है तो हुआ भी था। वर्षा रोकने के लिए आकाश में रॉकेट छोड़े जाते हैं। रॉकेट वही है जो आप होली पे छोड़ते हो, छोटा रॉकेट है, आकाश में जाकर फट गया। ठीक है, क्या करा उसने, अब देखो आपका जब दिवाली होती है, सॉरी होली कह रहा हूँ, दिवाली होती है, तो दिवाली पे आपके क्या होता है, एक उससे आसपास पहले देखो तो टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो चुका होता है, लेकिन जिस दिन होली होती है उस दिन जिस दिन दिवाली होती है उस दिन टेम्परेचर, उससे अगले दिन टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। वायुमंडल में एक धुआं छा जाएगा पूरे में। तो जैसे जब छोटे रॉकेट से आपको छोड़ो तो उसमें पूरे में बिखर जाता है, उसी तरह से एक बड़ा रॉकेट बड़े रॉकेट होते हैं, उसे छोड़ते हैं। उससे क्या है, जो आपके बादल छाए हुए हैं, उन बादलों में जाकर फटेगा, उन बादलों को दूर दूर कर देता है। इसका यूज हुआ था 2008 में बीजिंग के ओलंपिक में। क्या हुआ, जो मैदान था जहाँ पे गेम चल रहे थे, उसके ऊपर उस टाइम वहाँ पे बारिश होने लगी, मतलब बादल छाए हुए थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने रॉकेट छोड़ के चीन में, देखो चीन है ना बहुत आगे टेक्नोलॉजी, हम चीन का कितना विरोध कर लें लेकिन हमसे बहुत आगे। ठीक है, उसने रॉकेट छोड़ा, रॉकेट छोड़ने के बाद जितने भी स्टेडियम के ऊपर जितने बादल छाए हुए थे, स्टेडियम से बाहर हो गए सारे के सारे बादल, और स्टेडियम से बाहर की ओर बारिश हो रही थी लगातार, और स्टेडियम में बारिश नहीं हो रही थी। ठीक है, तो ये रॉकेट छोड़कर आपकी बारिश बंद भी की जाती है। एक टर्म आती है बादल का फटना, जो आपने सुना भी होगा, उत्तराखंड में हुआ था। पहले तो ध्यान रखो, बादल नहीं फटा करते। आप ये समझ सकते हो, जो मैंने एयर मास कराया है, एयर मास का टॉपिक कराया है, उसमें समझ सकते हो, अचानक से हुई मूसलाधार वर्षा को बादल का फटना कहते हैं। देखो एयर मास होते हैं, कई वायुमंडल में आपके कई सारे एयर मास घूम रहे हैं, और हर एक एयर मास में क्या है, नमी होती है, और एयर मास ही बारिश करते हैं। लेकिन जब कई सारे एयर मास एक के ऊपर एक आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, आपके एक साथ बारिश कर देते हैं, मूसलाधार बारिश। और मूसलाधार बारिश को क्या कहते हैं, हम बादल का फटना कह देते हैं। ठीक है, क्योंकि बादल जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती, आकाश में धुआं होता है। ठीक है, मतलब जो आपके बादल दिखते हैं हल्के हल्के, तो आपकी ये बादल फटना क्या है, अचानक से मूसलाधार बारिश को बादल का फटना कहते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्र में होती है। तो ये सारे टॉपिक थे आपके, मेरा मानना है इन सब में कोई डाउट रहा नहीं होगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।